गुड इवनिंग बच्चों। आज जो फिजिक्स का 8वां टेस्ट हुआ है न्यू स्पीड में NTSP 8, उसका डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन से देखिए ध्यान से। इस सवाल में मास को एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स से रिलेट किया गया है और मास की डायमेंशन हमको इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मानते हुए मास की हमें डायमेंशन लिखनी है। तो ध्यान से देखिए, मास प्रोपोर्शनल टू हमने मान लिया E की पावर A और वेलोसिटी की पावर B और फोर्स की पावर C। अब दोनों तरफ की डायमेंशंस आप हम लोग कलेक्ट करेंगे। ml 0 T0 इधर सिर्फ मास है, और यहाँ पर देखिए ml2 T-2 की पावर A और LT-1 की पावर B और फोर्स mlt-2 की पावर C। अब दोनों तरफ से पावर्स कलेक्ट करिए, m की पावर इकट्ठा करिए, m की पावर A और प्लस C। यहाँ पर m नहीं है, यहाँ पर है m की पावर A और m की पावर C, ठीक है। l की पावर कलेक्ट करिए तो 2a प्लस b प्लस c, ठीक है ना, 2a प्लस b प्लस c। और t की पावर इकट्ठा करिए तो माइनस का 2a माइनस का b माइनस का 2c, ठीक है ना। अब RHS और LHS में पावर कंपेयर करिए तो जो हमें पहला रिजल्ट मिला वो मिला a प्लस सी इज इक्वल टू 1। फर्स्ट रिजल्ट मिल गया। दूसरा जो रिजल्ट हमको मिला, जब हमने L की पावर को कंपेयर किया तो मिला 2a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब हमने t की पावर को कंपेयर किया तो हमें रिजल्ट मिला माइनस का 2a प्लस b माइनस का 2a माइनस b माइनस का 2a माइनस b माइनस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। जब हमने मान लीजिए कि 2 और 3 को ऐड किया, जब 2 और 3 को ऐड किया तो प्लस 2a माइनस 2a प्लस b माइनस b कैंसिल हो गया, तो माइनस c इज इक्वल टू 0, यानी कि c इज इक्वल टू 0 मिला। जब c इज इक्वल टू 0 को हमने अपने फर्स्ट रिजल्ट में रखा, मान लो c इज इक्वल टू 0 को फर्स्ट रिजल्ट में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा a प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि a इज इक्वल टू 1। ओके, अब हमें a और c के मान मिल चुके हैं, तो a और c के मान को हम चाहे 2 में रख दें चाहे 3 में रख दें, तो हमें b की वैल्यू, b का मान मालूम पड़ जाएगा। तो बाई द इक्वेशन नंबर 2 हम 2 में रखने जा रहे हैं। 2 इंटू 1 a का मान हो गया और प्लस b और c की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0, सो वी गेट b इज इक्वल टू -2। आइए इन सभी को हम इक्वेशन में रख दें। पुट इन इक्वेशन a, तो वी गेट मास प्रोपोर्शनल टू e की पावर a और वेलोसिटी की पावर b यानी कि -2 और फोर्स की पावर c यानी कि 0। सो द आंसर विल बी m प्रोपोर्शनल टू e की पावर 1 और v की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वेलोसिटी। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चंस को ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने लगते हैं और ये इतना लंबा काम होता है, जबकि एक बच्चा ये भी सोच सकता था कि हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू mc² होता है। ये आइंस्टीन का बहुत फेमस इक्वेशन है, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। तो E बराबर mc², तो यहाँ से m बराबर देखें तो E अपॉन c², यानी कि m इज इक्वल टू E c की पावर -2। ये देखिए कितनी आसानी से सेकंडों में ये सवाल आपका सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो आगे से ये सवाल आप इस मेथड से नहीं बल्कि इस मेथड से करें। याद रखें कि वो लगाना ना शुरू करें, बल्कि जल्दी से यहाँ से आंसर निकाल लें, यही अच्छा रहेगा। इस फेरोमीटर में 100 इक्वल डिवीजन है, हाँ, पेरीफेरी में 100 इक्वल डिवीजन है, 100 इक्वल डिवीजन है, और 1 फुल रोटेशन ऑफ डिस्क एडवांस द मेन स्केल बाई 0.01 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट फाइंड करनी है। तो पहले पिच फाइंड कर लीजिए। पिच कैसे निकलती है? मोमेंट लिखते हैं ऊपर, मोमेंट कितना है 0.01 और कितने रोटेशन में? एक रोटेशन में, सेंटीमीटर। तो ये आ गया 0.01 सेंटीमीटर।
उसके बाद आप नंबर ऑफ divisions on circular scale are given 100, so least count is equal to pitch upon number of divisions on circular scale. सर्कुलर स्केल जिसको स्फेरिकल स्केल भी कहा जाता है, तो 0.01 अपॉन 100 सेंटीमीटर यानी कि 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर, ये इस स्फेरोमीटर का लीस्ट काउंट। बहुत ही छोटा सा सवाल था, लगभग सभी लोगों ने कर लिया होगा। स्टेटमेंट देखिए, द गिवन इक्वेशन x इज इक्वल टू x नॉट प्लस u नॉट t प्लस हाफ AT स्क्वायर डायमेंशनली सही है या नहीं सही है। आइए देखते हैं LHS और RHS बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये हो गया LHS और RHS, देखें तो ये हो L और ये देखिए L मीटर पर सेकेंड L अपॉन T इंटू T, और ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये T स्क्वायर। सो इस प्रकार से हमने देखा कि LHS और RHS को हमने जब चेक किया तो हमने पाया कि LHS में L है लेफ्ट हैंड साइड और RHS में L है और L है और L है। ये देखिए, तो L प्लस L यानी कि ये भी हो गया पूरा L। तो LHS की डायमेंशन RHS के बराबर आ गई, तो ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर कहाँ दिया है, ये दिया है, डायमेंशन एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। बिल्कुल सही है, या लॉ ऑफ होम्योजेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। डायमेंशन एनालिसिस से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को भी हम डायमेंशनल एनालिसिस से समझ और समझा सकते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन ये अच्छा है। In an athlete complete one round of circular track of radius r in 80 सेकेंड। एक चक्कर वो 80 सेकेंड में लगाता है, एक चक्कर वो 80 सेकेंड में लगाता है, तो उस 5 मिनट में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हमें पता लगाना है। तो आइए पहले हम ये देखें कि वो 5 मिनट में कितना चला, उसके बाद हमको मालूम पड़ेगा कि वो कहाँ था और कहाँ पहुंच गया। जब कहाँ था और कहाँ पहुंच गया, वहां से वहां तक की जो सीधी दूरी होगी उसके हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को पहले वेलोसिटी फाइंड करनी चाहिए। समय बराबर दूरी बटे चाल। इस प्रकार से वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, यानी कि 2 पाई आर अपॉन 80। ये हो गया आपका, उसकी स्पीड आ गई। अब हम ये देखें कि वो कितना चला इन 5 मिनट्स, वो कितना दूरी चला। s इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि 2 पाई आर बाई 80 अपॉन टाइम। 5 मिनट्स को हमने कन्वर्ट किया सेकेंड में, वो इतने मीटर चला। कितने मिनट में, 5 मिनट में, तो इतने मीटर चला। तो उसने कितने चक्कर लगाए, ये चेक करें। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, काफी लोगों का ये सवाल हो सकता है गलत हो गया हो। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने कैसे निकलेगा, चली गई दूरी, टोटल चली गई दूरी अपॉन एक चक्कर का दूरी, चली गई पूरी दूरी अपॉन एक चक्कर की दूरी। तो जब हमने ऐसा किया तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका 5 इंटू 60 अपॉन 80, जिसको आप कह सकते हैं 30/8। 30/8 यानी कि 15/4 यानी कि 3.75 रिवोल्यूशन। उसने 5 मिनट में 3.75 चक्कर लगाए, मतलब 3 चक्कर तो पूरे लगाए, 1 2 3, और चौथे चक्कर में वो केवल 0.75 ही चल पाया, यानी कि ए से बी, बी से सी, और सी से कहाँ आ गया बताओ, डी आ गया। भाई 0.75 चक्कर, 3 चक्कर पूरे हो गए ये देखो, और 0.75 और है, तो 0.75 मतलब 1/4, 1/4 और 1/4, तो 3/4 हो गया।
यानी कि वो ए से आया बी पर और बी से आया सी पर और सी से आया डी पर, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये सेंटर है, और ये क्या होता है बताओ, रेडियस, और ये भी क्या होता है बताओ, रेडियस। तो रेडियस और रेडियस, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रेडियस है। ये देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये पॉइंट सबसे ऊपर है और ये पॉइंट यहाँ पर है, तो ये देखिए दो रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी कि अंडर रूट टू आर स्क्वायर और अंडर रूट टू आर स्क्वायर यानी कि अंडर रूट टू आर। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन सच दैट, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो समय के साथ इस प्रकार से संबंधित है, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन है। क्वेश्चन है कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए जब उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो आइए पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालें। तो वेलोसिटी ds अपॉन dt जो कि आपका 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, ये हो गया वेलोसिटी। और अब एक्सेलरेशन फाइंड करें, कैसे बताओ, dv बाई dt करके, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो आ गया 6t माइनस 12, और इसे हमें क्या करना है, 0 करना है, यानी कि 6t इज इक्वल टू 12 यानी कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। और इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, वेलोसिटी में रख देंगे, तो हमें वेलोसिटी मालूम हो जाएगी, तो 1 में रखिए, तो 3 इंटू टू स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 और प्लस 3, तो ये हो गया आपका 12 माइनस 24 प्लस 3, यानी कि ये आपका माइनस 12 प्लस 3 यानी कि आपका आंसर आया माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी लोगों ने जरूर किया होगा, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। A body starting from rest move with constant acceleration. The ratio of distance covered in 8th second and 8th second. तो डिस्टेंस कवर्ड इन 8th सेकेंड अलग बात है ना, और डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड अलग बात है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1 है ना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया 0 प्लस हाफ ए 2 इंटू 8 माइनस 1, और नीचे 0 प्लस हाफ ए 8 का स्क्वायर, तो हाफ ए से हाफ ए कट गया, ऊपर 16 माइनस 1 और नीचे 64, यानी कि आंसर आया 15 बाई 64। तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने क्वेश्चन गलत किया होगा, या अगर किसी ने ठीक से नहीं पढ़ा होगा क्वेश्चन को तो हो सकता है गलत हो गया हो। A balloon is rising vertically with velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। एक बलून है जो कि 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और उससे एक पत्थर गिर गया या गिरा दिया गया। ये देखिए पत्थर था इसके साथ में, इसको गिरा दिया गया, तो क्या होगा कि जब पत्थर इससे गिरेगा तो उसके पास भी वही वेलोसिटी होगी जो बलून के पास थी, यानी कि u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब पत्थर क्या होगा, पहले ऊपर जाएगा, रुकेगा, और फिर वहां से नीचे आएगा, है ना, तो उसको वहां से वहां तक आने में कितना सेकंड लगा है, 8 सेकंड लगा, ऊपर तक जाने और फिर नीचे आने में टोटल जो टाइम लगा इनको 8 सेकंड लगा। तो बलून की उस समय हाइट कितनी थी जब पत्थर को गिराया गया। तो आप तो जानते हैं जब किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाए और वो ऊपर जाकर नीचे आए, तो ट्रिक ये होती है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट नीचे फेंक देते हैं, यानी कि u का मान हम 30 के बजाय नीचे की तरफ -30 ले लेते हैं और हम तुरंत सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। और ये टाइम t है, तो आइए
अब वो जो यहाँ जो डायग्राम बना है उसकी इक्वेशन आप बना सकते हैं क्या, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर तो -30 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8 सेकेंड लगे तो 64 हो गया, तो ये हो गया 240 प्लस -240 प्लस 320 यानी कि 60 एंड 20, ये हो गया आपका 80 मीटर उस समय की हाइट जब बलून से पत्थर को गिरा दिया गया था। ठीक है, अच्छा सवाल है, लगभग सभी ने कर लिया होगा। वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट r ऑफ बॉडी इज v स्क्वायर बराबर के आर, तो एक सेकंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल माना जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत हो सकता है कर दिया हो, क्योंकि क्वेश्चन में विशेष बात है कि वेलोसिटी का संबंध किससे दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट से दिया हुआ है, लेकिन वेलोसिटी पूछी गई है एक सेकंड के बाद या टी टाइम के बाद। हाँ, तो ऐसा जब भी हो कि वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट से दिया हो लेकिन टी टाइम बाद वेलोसिटी पूछी जाए, तो पहले ये करना चाहिए पहले ये करना चाहिए कि वेलोसिटी को आप डी आर बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी, जैसा भी सवाल हो, लिखकर पहले आप ये फाइंड कर लीजिए कि एक सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, और डिस्प्लेसमेंट जब आ जाए तो उसको यहां पुट कर दीजिए तो वेलोसिटी तुरंत आ जाएगी। ठीक है, तो 1/r की पावर हाफ डी आर इज इक्वल टू √k dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन आप लगा दीजिए, तो 1/r की पावर हाफ डी आर इज इक्वल टू √k कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन dt, ये लीजिए हो गया, तो ये r की पावर -12 डी आर इज इक्वल टू √k इंटीग्रेशन dt। r की पावर -12 का इंटीग्रेशन तो आप लोग कर ही लेंगे, r की पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1 इज इक्वल टू √k और इंटीग्रेशन dt मतलब t, तो ये हो गया r की पावर +12 अपॉन हाफ इज इक्वल टू √kt। टी की वैल्यू कितनी रखनी है भाई? हाँ, टी की वैल्यू रखनी है, टी की लिमिट आपकी है 0 से लेके 1 सेकेंड, तो यहाँ पर आ गया 1 - 0 यानी कि 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से 2r की पावर हाफ इज इक्वल टू √k, सो r की पावर हाफ इज इक्वल टू √k बाई 2, इसलिए r इज इक्वल टू k बाई 4, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया ना, तो r बराबर k बाई 4 आ गया, और इस r के मान को हम कहाँ रख देंगे, अपनी वेलोसिटी वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू k बाई 4 यानी कि k स्क्वायर बाई 4, हेंस v इज इक्वल टू k बाई 2। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एक बार अपने आप कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए, जब भी v और x का रिलेशन दिया हो लेकिन वेलोसिटी v पूछी जाए t टाइम बाद, तो पहले vx रिलेशन में v को dx बाई dt लिख के फिर dt को एक तरफ और dr को एक तरफ करके पहले उस टाइम पर r निकाल लें, मतलब पहले उस टाइम पर x निकाल लें, और उस x के मतलब डिस्प्लेसमेंट मान को वेलोसिटी की इक्वेशन में रख देंगे तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जितना तेज करेंगे उतना अच्छा है। Assertion region, positive acceleration of body can be associated with slowing down the body। पॉजिटिव एक्सीलरेशन भी बॉडी को स्लो डाउन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर बॉडी की वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नेगेटिव है, ये देखिए नेगेटिव, और एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, तो ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव होने के बाद भी रिटार्डेशन का काम करेगा और
ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करेगा, स्पीड को कम करवाता चला जाएगा। ये बिल्कुल सही है। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात इस बात को कतई एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड। दोनों सही हैं पर रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एक अच्छा सवाल है, सभी ने सही किया होगा। वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू डिफरेंस। दो फोर्सेज ए और बी का जो वेक्टर सम है वो उनके डिफरेंस के परपेंडिकुलर है। तो अगर वेक्टर सम वेक्टर डिफरेंस के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो अब देखिए हम डॉट करने जा रहे हैं बी और ए, और इसको करिए तो माइनस ए बी, और इसको करिए तो आ गया माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तो कट गए क्योंकि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, दोनों कट गए। तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको पता होगा कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। पता है कि नहीं पता है? किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बिल्कुल बराबर होता है। तो यहाँ से हमको मिला ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हमको मिला ए इज इक्वल टू बी, यानी दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। सवाल अच्छा है, आप लोगों ने कई बार इसको टेस्ट में देखा होगा, ठीक है ना। यहीं के टेस्ट में आपने इसको कई बार देखा होगा। कभी कैपिटल ए कैपिटल बी के फॉर्म में आता है, कभी स्मॉल ए स्मॉल बी के फॉर्म में आता है, कभी पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के फॉर्म में ये सवाल कई बार घुमा फिरा के दिया जा चुका है। यहाँ पर एक वेक्टर ए है और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है। तो वेक्टर जब परपेंडिकुलर तभी होगा जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो कभी 0 नहीं होगा। देखिए ये पॉजिटिव और सेकंड टर्म भी पॉजिटिव, कभी 0 नहीं होगा। 0 तब होगा जब फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आए और दूसरा टर्म नेगेटिव आए। तो आइए इसका इसके साथ देखते हैं। तो ए का हम लोग थर्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हाँ भाई डॉट प्रोडक्ट में आई का आई से होता है, जे का जे से होता है। जब इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, और जब जे का जे से किया तो फिर से वही आ गया ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। ये जितना ये है उतना ही ये है, बीच में माइनस का साइन है, कट गया, कितना आ गया बताइए? 0 आ गया। यानी कि जो वेक्टर ए है वो थर्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी कि थर्ड वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। पार्टिकल को इन्होंने अल्फा एंगल पर यू वेलोसिटी से फेंका, और जब एंगल बदलते बदलते बीटा हो गया तो उस समय वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये यू वेलोसिटी से फेंका, पार्टिकल देखिए जा रहा है और यहाँ पहुंचकर इसकी वेलोसिटी वी हो गई और ये एंगल बीटा हो गया, तो हमें वी बताना है। आपको ये पता ही है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो v cos बीटा होगा वो u cos अल्फा के बराबर होगा। जो v cos बीटा होगा वो u cos अल्फा के बराबर होगा, यानी कि v का मान u cos अल्फा अपॉन cos बीटा आएगा। ये सही ऑप्शन है, और cos बीटा को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये sec बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको हमने क्वेश्चन थोड़ा बदल के दे दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने यहाँ तक करने के बाद हो सकता है यहाँ पर कुछ ना समझ पाए हों। हो सकता है कुछ बच्चे ये गलती कर बैठे हों कि 1 अपॉन कॉस बीटा सेक बीटा होता है, यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई गलती कुछ बच्चे कर बैठे हों। सवाल आसान है। A particle moving along the circular path with velocity v and its speed increasing by g in 1 second. नेट एक्सीलरेशन फाइंड करना है। देखिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मान दिया है g। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? बोलिए v स्क्वायर बाई आर। और नेट एक्सीलरेशन क्या होता है? अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस
80 स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये होता है सेंट्रीपिटल और ये होता है टेंजेंशियल, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये बन गया आपका वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर और प्लस जी स्क्वायर, जिसे आप कह सकते हैं वी की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। हो गया। हाँ, अंडर रूट लगा के भी आंसर दिया जा सकता था और पावर हाफ लगा के भी दिया जा सकता था, जैसा भी है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। क्वेश्चन लगभग सभी ने कर लिया होगा। Magnitude of displacement of particle moving in a circle of radius a with constant angular speed। एक पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे, टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखाया जाएगा। मान लो पार्टिकल ए पर था और घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया, बी पर पहुंच गया, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। पार्टिकल ए से कहाँ पहुंच गया बताइए, बी पर पहुंच गया, और ये इसका पुराना रेडियस वेक्टर है और ये इसका नया रेडियस वेक्टर है, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। हो गया। हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मान निकालना है। सवाल बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आप यहाँ से चलिए, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो उसके टेल से चलिए और हेड तक पहुँचिए, तो आप पाएंगे कि ये -r1 प्लस r2 है। तो d वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो इसका मॉड कितना होगा, इसका मॉड होगा 2r साइन थीटा बाई 2, क्योंकि r2 का मान और r1 का मान दोनों बिल्कुल बराबर है। इसका मान भी r है और इसका मान भी r है। ये हो गया 2r साइन थीटा बाई 2, और थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, थीटा को आप लिख सकते हैं ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ये हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इतना छोटा क्वेश्चन है ये, और काफ़ी लोगों का हो सकता है गलत हो गया हो। हालांकि जो लोग टेस्ट वगैरह देते रहते हैं, क्वेश्चन वगैरह लगाते रहते हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन पहले देखा होगा, इसलिए उनका सही भी हो गया होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन इफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डबल कर दिया जाए जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनचेंज रखा जाए तो क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू होता है 2u(y) अपॉन a अपॉन g मान लो, चलो ठीक है ना। तो ये u(y) के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जब ये डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम 2 टाइम्स, बिल्कुल सही। उसके बाद मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू आपको मालूम है u(y) स्क्वायर अपॉन 2g होता है, यानी कि ये u(y) स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है। तो जब u(y) डबल होगा तो ये 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। बी का होगा आपका थर्ड। हॉरिजेंटल रेंज, रेंज आपका होता है 2ux uy अपॉन जी। तो ये uy के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो जब ये डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा। तो हॉरिजेंटल रेंज डबल, ये देखिए सी का भी सेकंड मैच करेगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बताइए। प्रोजेक्शन एंगल बराबर होता है यू वाई अपॉन ए, यू वाई अपॉन यू एक्स, यू वाई बाई यू एक्स। तो जो टेन थीटा होता है वो भी इनिशियल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब ये डबल होगा तो टेन थीटा भी डबल हो जाएगा, जबकि यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए लिखा गया है कि रिमेन्स अनचेंज, ये तो खोएगा ही नहीं। जब यू वाई डबल होगा तो टेन थीटा डबल हो जाएगा, तो थीटा भी कुछ बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नन होगा। नहीं नहीं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डबल थोड़ा ना हो जाएगा, टेन थीटा प्रोपोर्शनल टू यू वाई है। तो जब यू वाई डबल होगा तो पूरा टेन थीटा डबल होगा, थीटा डबल नहीं होगा, टेन थीटा डबल होगा।
यानी कि थीटा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, डबल नहीं होगा लेकिन हाँ बढ़ जाएगा। तो डी का मैच फोर्थ होगा। ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन, लेकिन तब भी मैं कहता हूँ ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत से लोग इसमें फंस गए होंगे, उन्होंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को भी डबल समझ लिया होगा, जबकि थीटा डबल नहीं होगा, टेन थीटा डबल होगा। और जब टेन थीटा डबल होगा तो थीटा तो डबल होगा। आप ये कहिए कि टेन थीटा डबल होगा तो थीटा कुछ बढ़ जाएगा पुराने से, ठीक है। तो डी ऑप्शन का फोर्थ मैच करेगा। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया। एक स्प्रिंग लगी हुई है, पॉइंट ए पर ध्यान दीजिए, तो आप पाएंगे कि ए पर इधर एक फोर्स एफ है और अंदर की तरफ फोर्स क्या होगा, टेंशन, ठीक है ना। और क्योंकि स्प्रिंग कहीं जा नहीं रही है तो टी इज इक्वल टू एफ होगा, और एफ की वैल्यू कितनी है बताइए, 5 न्यूटन है। तो बहुत ही सिंपल एक लाइन में आंसर आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक बॉडी में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक्स है, जो कि mv² बाई आर लिखा जाता है, और जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो y है। तो y कैसे लिखा जाएगा, v² बाई आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट। सभी लोगों ने लगभग लगभग सही किया होगा, और कुछ लोग x और y में कंफ्यूज हो गए होंगे, तो हो सकता है छोड़ना पड़ा या गलत हो गया हो। एक ट्रक एक्सीलरेट कर रहा है, तेजी से आगे की तरफ जा रहा है। एक ट्रक तेजी से आगे की तरफ जा रहा है और उसका पेंडुलम पीछे हो जाता है। क्यों पीछे हो जाता है, क्योंकि उस पर एक स्यूडो फोर्स लगता है जो उसको पीछे की तरफ ढकेल देता है। तो ये देखिए, ये हो गया स्यूडो फोर्स, और स्यूडो फोर्स, और ये उसका वेट है mg, और एंगल 37 सवाल में दिया हुआ है। ये एंगल अगर 37 होगा तो ये एंगल भी 37 होगा। तो इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल से हमें एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक फाइंड करना है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक। तो इस ट्रायंगल से आप कह सकते हैं कि 1037 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मास कट कर दीजिए, 1037 कितना होता है, 3/4 होता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू a बाई जी। सो a इज इक्वल टू 3/4g। कोई ऑप्शन है नहीं, g का मान रख देंगे। तो 30/4 यानी कि 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़िया सवाल है, लगभग सभी ने कर लिया होगा। कई बार इस सवाल को आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। एक बॉडी को h हाइट से ड्रॉप किया गया, और जब वो यहाँ पर जमीन पर आई तो उसका मोमेंटम p हो गया, उसका मोमेंटम p हो गया, तो उसका मास क्या होगा। आइए पहले v फाइंड कर लें। h हाइट गिरने के बाद v फाइंड करें। v² बराबर u² प्लस 2gh, मतलब v इज इक्वल टू √2gh। नाउ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो मास इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी, मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी √2gh। आसानी से लगभग सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को किया होगा। assertion mechanical energy of particle is conserved if it is acted upon by a conservative force। अगर ऑब्जेक्ट पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे होंगे तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी यानी कि k और u का जो सम होगा वो हमेशा कैसा रहेगा बताइए, कांस्टेंट रहेगा। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब रीजन पे आ जाइए। वर्क डन बाई अ कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज्ड लूप विल बी जीरो। अगर एक पार्टिकल को आप वहीं से वहीं लेकर आते हैं, वहीं से घुमाकर वहीं ले आते हैं, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस विल बी जीरो। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये लाइन इस लाइन को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रही है। क्वेश्चन अच्छा है, प्रकार के क्वेश्चन मैचिंग द कॉलम रीजन हर टेस्ट में दिए जा रहे हैं। हर टेस्ट में थ्योरी क्वेश्चन को विशेष महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चे ही कहते हैं, आप ही लोग कहते हैं कि हमारे थ्योरी क्वेश्चन गलत होने लगते हैं। उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, उसके पीछे कारण ये है कि आप
या तो क्लासेस नहीं कर रहे हैं या अच्छे कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस नहीं कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक बात ऐसी हो सकती है, क्योंकि अच्छे कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस में थ्योरी और टेक्निकल फार्मूले न्यूमेरिकल दोनों को बराबर से महत्व दिया जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैच द कॉलम भाई, जूल एनर्जी सही है, वॉट पावर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल मालूम ही होगा। 1 किलोवाट आवर बराबर इतने जूल होता है, सबको मालूम होगा। और 746 वाट यानी कि 1 हार्स पावर, ये लीजिए हो गया। ए का थर्ड, बी का मैचिंग फर्स्ट, सी का मैचिंग फोर्थ और डी का मैचिंग सेकंड होगा। हो गया, आंसर आपको मिल ही गए हैं। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की दूरी 1.13 है। कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम की जो बीच की जो दूरी है डी, वो है 1.13 एंगस्ट्रॉम। तो इनका सेंटर ऑफ मास कार्बन के रिस्पेक्ट में कहां पर होगा? कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16, तो सेंटर ऑफ मास ऑक्सीजन के पास होगा। और माना कि ये दूरी R1 है और ये दूरी R2 है, तो आप लोग R1 और R2 पिछले पेपर में भी खूब हमने बताया। R1 जब लिखेंगे तो M2 अपॉन M1 प्लस M2D करेंगे, और जब R2 लिखना हो तो M1 अपॉन M1 प्लस M2D करेंगे। तो M2 यानी कि 16 और D यानी कि 1.13 अपॉन टोटल कितना हो गया? 16 और 12 हो गया 28, 28। अगर हम 4 से काट दें तो 4 इंटू 1.13/7 हो जाएगा। ओके, यानी कि 4 इंटू 0.1, अच्छा 42, ठीक है ना। 7 6 जा 42, ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही करना ठीक रहेगा। तो ये हो गया 64 डेसिमल के साथ एंगस्ट्रॉम। 0.64 एंगस्ट्रॉम आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो ये सेंटर ऑफ मास का आसान क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस करते करते Fn इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। और पहले पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स M1A1 होगा ही होगा, बिल्कुल सही है। दूसरे पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स M2A2 होगा, बिल्कुल सही है। nth पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स Fn MnAn होगा, बिल्कुल सही है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? F1 इज इंटरनल फोर्स, यही गलत हो गया। इंटरनल तो होता ही नहीं है। F बराबर ma में, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना। उसमें ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, इंटरनल नहीं होता, पहला गलत हो गया। F1 इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, बिल्कुल सही। F1 इज नेट फोर्स ऑन, अरे कहाँ यार, F1 फर्स्ट पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है, नेट फोर्स नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन हो गया सेकंड। छोटा सा क्वेश्चन है, कई लोगों का गलत हुआ है। इफ अर्थ लॉस इट्स एटमॉस्फेयर सडनली, देन दिन का ड्यूरेशन, जो 24 घंटे का हमारा दिन होता है, इस पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अर्थ एक बड़ी बॉडी है और उसके आसपास उसका एटमॉस्फेयर मौजूद रहता है। ये देखिए, ये अर्थ का, ये देखिए, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो कुछ किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए, ये अर्थ एटमॉस्फेयर मतलब हवा, एटमॉस्फेयर ये है देखिए। और अर्थ का रेडियस कितना है? r। अब अगर मान लीजिए कि अर्थ का एटमॉस्फेयर अचानक खत्म हो जाए, अर्थ का रेडियस तो वही रहेगा और एटमॉस्फेयर खत्म हो गया, तो जब एटमॉस्फेयर अचानक खत्म हो गया तो एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा।
तो जब जे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं है, तो जे कांस्टेंट रहेगा। जे कांस्टेंट रहने का मतलब है कि जो आई ओमेगा होगा वो कांस्टेंट रहेगा। आई ओमेगा कांस्टेंट है, यानी कि जो ओमेगा होगा वो आई के इस इन्वर्सली होगा। जब एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा तो मास घट जाएगा, मास घट जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी घट जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटने से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने से टाइम पीरियड घट गया, यानी कि जो दिन का ड्यूरेशन होगा वो 24 घंटे से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और एक एल लंबाई की एक रॉड है जो ए पॉइंट के अबाउट घूमने को एकदम तैयार है। ये देखिए, ये पॉइंट ए है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसको सडनली छोड़ दिया गया तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन पहले भी दिया जा चुका है। ये देखिए, रॉड का वेट mg है। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है? टॉर्क की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो टॉर्क जो कि mg से बनेगा, mg इंटू एल बाई टू, mg इंटू एल बाई टू, ये टॉर्क हो गया। टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन एंड के अबाउट 1/3 ml स्क्वायर। तो मास और एक लेंथ की पावर को आप कैंसिल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा L/3 अल्फा इज इक्वल टू G/2। सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3G/2L। कई स्टूडेंट को ये आंसर याद भी हो गया होगा अब तक। हमने कई बार इस सवाल को बताया है। हमने यहाँ भी अल्फा बताया है, फिर हमने थीटा एंगल गिरने के बाद इस पोजीशन पर भी हमने अल्फा बताया है, और जब रॉड बिल्कुल वर्टिकल हो गई उस समय भी हमने अल्फा की वैल्यू को बताया है। सब बुकलेट सब करा चुके हैं, लेक्चर जब लिया सब करा चुके हैं। तो आपका जो न्यू स्पीड का फिजिक्स टेस्ट सीरीज है, उसमें जो ये 8वां टेस्ट है उसके 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी, और बचे हुए 25 क्वेश्चन हम लोग शाम तक या कल मॉर्निंग तक डिस्कस करके आपको वीडियोस को देंगे। ठीक है।